कैसे तय करते हो कि ये गाना अरिजीत गाएगा, ये गाना विशाल गाएगा, ये गाना जुबिन नौटियाल गाएंगे, ये गाना कोई और गाएगा? इसके दो तीन पहलू होते हैं। हर गायक की अपनी एक रेंज होती है। हर गायक जो है एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत खूबसूरत साउंड करता है, या एक कंपोजर जो है उनको उस रेंज में इस्तेमाल करना चाहता है। हम ये भी देखते हैं कि ज़मीनी बात होती है कि किरदार कहाँ का है, किरदार किस भाषा में बात करता है, किस भाषा में सोचता है। तो ये 3-4 पहलू है जिनके आधार पे हम देखते हैं। अब कैसे तय करते हो कि ये गाना अरिजीत गाएगा, ये गाना विशाल गाएगा, ये गाना जुबिन नौटियाल गाएंगे, ये गाना कोई और गाएगा? मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि इसके 2-3 पहलू होते हैं। एक तो उसका टेक्निकल पहलू होता है कि हर गायक की अपनी एक रेंज होती है। हर गायक जो है एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत खूबसूरत साउंड करता है, या एक कंपोजर जो है उनको उस रेंज में इस्तेमाल करना चाहता है, उसका दर्शन होता है। कुछ गायक के रेंज बड़े होते हैं, कुछ की सीमित होती है, लेकिन हर कोई अपने रेंज में चमकता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। इसके अलावा फिर हम ये भी देखते हैं कि ज़मीनी बात होती है कि किरदार कहाँ का है, किरदार किस भाषा में बात करता है, किस भाषा में सोचता है। अगर हम क्या कहते हैं, अगर कैलाश खेर जी को हम इस्तेमाल करते तो उनकी ज़मीनी जो जितनी भी जड़ें हैं उनकी आवाज़ में झलक के निकल के आती है। उस तरफ आपने कहा विशाल मिश्रा है, तो विशाल का उच्चारण बहुत अलग है, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो ये ज़मीनी बात है, टेक्निकल चीज़ें होती है। एक्टर कौन है वो भी एक बड़ा, अगर लिपसिंग हम लोग कर रहे हैं तो फिर आवाज़ मैच होना भी बहुत ज़रूरी है। लिपसिंग नहीं है तो फिर चीज़ें फिर भी थोड़ी सी खुली रहती है। तो ये 3-4 पहलू है जिनके आधार पे हम देखते हैं कि कौन सी आवाज़ बैठेगी। और फिर जब उसका मिलन हो जाता है परफेक्ट, जैसे जब अभी भी मुझे याद है कि तुम्हियों से पहले जब अरिजीत ने दिल संभल जा ज़रा गाया था मेरे स्टूडियो में, तो वो ऐसा सुंदर बैठ गया था कि वो धुन जो है वो उसकी आवाज़ के लिए ही बनी थी। और उसी तरह जब इरफान ने जब जब तेरे पास में आया, जब उसने ये गाया तो इतना सुंदर वो सुनाई दिया कि वो बस बैठ गया। बॉर्डर 2 में 4 गाने आपने बॉर्डर से लिए हैं, हाँ जिसमें गाना है संदेश से आते हैं, तो चलूं, हमें जब से मोहब्बत, हिंदुस्तान। जी। सबसे ज़्यादा पसीने कहाँ छूटे किस गाने को टिक करने में? पसीने तो नहीं छूटे, बट मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत खुद एंजॉय किया वो था हिंदुस्तान। उसमें मैंने, अगर आप देखेंगे तो जो उसका बीजीएम, बॉर्डर 1 की बीजीएम का थीम था जो अनु जी ने बनाया था, उसको इस्तेमाल करके उसके आसपास एक पूरा नया गाना ही रचा है। मेरे लिए सरप्राइज था मोहित चौहान का नाम वहाँ देखना। हाँ जी, बहुत बड़ा सरप्राइज था। जी। मतलब आई नेवर इमेजिन मिथुन एंड मोहित चौहान, मैंने कहा ये अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी। बी प्राक एंड मोहित चौहान। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए मैं आपको जो रेंज की बात कर रहा था, तो मोहित जी का एक रेंज है। उनकी आवाज़ मिड्स में बड़ी सुंदर निकल के आती है, और मैंने जो गाने की जो पहली स्थाई है मैंने वहाँ से उसको शुरू किया है। मेरी उम्र लेके वतना जीवे जिंदाबाद, यहाँ पर मैंने मोहित जी को इस्तेमाल किया है। जब उसका सुर बदलता है और हम ऑक्टेव ऊपर जाते हैं, ऑक्टेव मतलब 8 सुर ऊपर बराबर, तो जब हम वहाँ पर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर मैंने बी प्राक की आवाज़ इस्तेमाल की, क्योंकि उस रजिस्टर में बी प्राक बहुत चमकते हैं। तो लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मेरा दर्शन ये होता है। और वो गीत को मैंने INS विक्रांत पे लाइव परफॉर्म किया, मैंने खुद गाया उसको 50 म्यूजिशियंस के साथ। मुझे बहुत आनंद आया उस गाने के ऊपर काम करते हुए, और उसको भी दोबारा मनोज जी ने लिखा है। और मुझे लगता बड़े बहुत सामर्थ्यपूर्वक शब्द उन्होंने मुझे दिए उस गीत के लिए। वो जवानी क्या उड़ जाए, जो उड़ जाए बन के धूल। ब्यूटीफुल। एक गाना था हमें जब से मोहब्बत। हाँ जी। अनु मलिक जी बता रहे थे कल हमें कि अलका जी ने क्या खूबसूरती से गाया था। जब वो गाना आया था, अलका जी और सोनू निगम ने जब वो गाना गाया था, तो उन्होंने कहा कि हम सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। जी। अब मेरे मित्र पलक ने गाया है जी। जो आपकी धर्मपत्नी भी है। हमें जब से मोहब्बत है, सोनू जी तो वही थे, अलका जी जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन है 90s की। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कुमार सानू, उदित नारायण में उलझे रहते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम जितने भी गाने गा रहे थे उनमें 80% गानों में अलका जी ही थी। सो अलका जी की लेगेसी को पलक को
जब मिली, जी। ये कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये तो वो जोन था जहां पर आप मास्टर है जी रोमांटिक गानों में, और जी। हमें जब से मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक गाना है। जी जी, तो पलक क्यों, और देखिए कितना चैलेंज आप दोनों के लिए था? ये बहुत ज़रूरी था, मैं कहूँगा, क्योंकि अलका जी की लेगेसी बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि अलका जी ने जिस दौर में संगीत को निभाया है और उसकी उसकी परस्तिश की है और जिस तरीके से की है वो बहुत सैक्रोसैंक्ट है। और हम 90s के जो किड्स हैं हमारे लिए तो वो अपने आप में आधार है। और पलक उनको बहुत अडोर करती है अलका जी को। तो ये तो उसका दूसरा स्तर था जब पलक उसमें शामिल हुई। लेकिन पहले हमारे जहन में यही था कि मुझे लगता है कि कोई भी आवाज़ जो है, अगर मैं कोई गाना अडैप्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि जो गायक जिन्होंने उस गाने को गाया, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति का हिस्सा रहे हैं, वही शामिल हो तो वो बहुत सही रहता है। इसलिए मैंने उड़ जा काले कांवा भी उदित जी के साथ ही किया है। संदेशे में सोनू जी का आना बहुत ज़रूरी था, रूप जी का आना बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पर भी मैं पहले वही चाह रहा था। और लेकिन उस वक्त अलका जी अवेलेबल नहीं थे। वो जब हम क्योंकि इस गाने को रिकॉर्ड करने का फ़ैसला भी लास्ट मिनट लिया गया, पहले हम नहीं करने वाले थे, तो उस वक्त अलका जी अवेलेबल नहीं थे। और फिर मेरी निर्देशक से बात हुई और हमें लगा कि जो लड़की का जो किरदार है वो एक नई एक्टर है। तो तब मैंने सोचा कि अगर उस नई एक्टर के ऊपर और एक जिस किस्म का पात्र है वो, मुझे लगा कि शायद पलक उसके साथ जस्टिस करेगी। और फिर मैंने बात की हमारे निर्माता से, निर्देशक से, और हम सबको लगा कि नहीं, मुझे लगा पलक और भी आपके बहुत सारे गानों में जस्टिस कर सकती हैं। मैंने पलक जी। से शिकायत की थी कि शादी के पहले मिथुन बहुत गाने देते थे आपको, शादी के बाद थोड़े कम कर दिए उन्होंने तो ये क्यों ऐसा है, ये मैंने उनसे पूछने समझने की कोशिश की। पर आपके क्या विचार थे, आपको क्या लगा? मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो आवाज़। अच्छा। पलक की आवाज़ मंत्रमुग्ध करने वाली जी, होती है। और जी। INS विक्रांत पर भी जब मैंने उनको सुना तो वो गूज़बम्प आने वाला था। वो एक नए दौर की आवाज़ पलक की है। अलका जी की लेगेसी के बाद, जैसे हमने कहा, एक नई हीरोइन, उस पे पलक की आवाज़ आना। सोनू जी तो तब भी नए थे, आज भी नए हैं। वो पता नहीं क्या वो खाते हैं कि वो आज भी नए ही हैं। मतलब उनकी आवाज़ अभी भी ए गुजरने वाली हवा जब उन्होंने गाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मैंने आपको फ़ोन करके भी कहा था कि ये गाना अलग स्तर पर जाता है जब सोनू जी आते हैं। सब महान है उसमें जी। विशाल बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, अरिजीत बहुत महान है, दिलजीत अच्छा गाते हैं, लेकिन सोनू जी कुछ अलग है। जी जी। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि तब आप बच्चे थे, सोनू जी ने तब वो गाना 20 साल की उम्र में गाया था। अब 27 साल बाद सोनू जी फिर वही गाना गा रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉर्डर 2 बनी है तो जितने ही आवश्यक सनी देओल सर है बॉर्डर उस इमोशन के लिए, उतने ही आवश्यक सोनू जी है। वो हमारे साउंड ट्रैक के, क्या बोलते हैं ना, साउंड ट्रैक के अंदर जो 2.5 किलो का हाथ है वो सोनू अनुज जी ने बताया कि उसमें जो एक आखिरी में आता है गुजरने वाली हवा जरा, उसे जावेद साहब ने ऐसे बाद में लिखा था। बहुत मुश्किल उन्हें वो रिकॉर्ड करने में थी। आपने पूरे गाने की लिरिक्स बदली जी, सिर्फ ये रख दिया, ए गुजरने वाली हवा जी, जरा। वो जो मेटाफर है वो वही रखा गया है। क्या उसके पीछे सोच थी? वो आत्मा, उसकी जान है, आत्मा है शायद 100%, क्योंकि वो एक ऐसा दर्शन है जो जावेद साहब का वो रोड मैप है। जैसे मनोज जी ने कल ये बात मुझसे कही कि रोड मैप हमें तो जावेद साहब ने दिया है। तो मुझे लगता है कि गुजरने वाली हवा, वो जो मेटाफर है, वो जो चित्र जावेद साहब ने बनाया, उसको कोई छू नहीं सकता। और हमें उसके आगे के जो बोल है वो मनोज जी ने बदल दी, क्योंकि वो किरदार के मुताबिक, यहाँ पर हम देखेंगे फिल्म रिलीज़ पर है कि सनी सर के जीवन में क्या होता है और क्यों वो अल्फाज डाले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो नज़ारा है, वो जो कैनविस है, वो तो जावेद साहब का बनाया हुआ है और वो होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल। तो चलूं, हाँ जी, तो चलूं विशाल मिश्रा ने गाना गाया, बहुत ट्रेंड हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। अनुज जी भी कल कह रहे थे कि उसके अंतरों पर बहुत सारे लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा को ये गाना क्यों दिया आपने, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निभाया, हालांकि उन्होंने बहुत खूबसूरत है, मैं इसको ऐड कर दूं, बहुत खूबसूरत निभाया है जी, और एक नया टच दिया है। बहुत आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है, रूप जी का, अनु जी का, समाज का, जनता का। बट फिर भी आप एक म्यूजिक डायरेक्टर की कल्पना से, ये तो मेरे लिए अपने आप में बड़े जीत का विषय है कि
अगर लोग इस स्तर पे विशाल की आवाज़ को एक इतने आइकॉनिक गाने पर अपना रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो चुनाव किया, विशाल उस पर खरे उतरे और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, आपको पता है उन्होंने कम से कम 2 या 3 बार इस गाने को गाया। मुझे पता नहीं उन्होंने ये बात आपसे शेयर की या नहीं, लेकिन मुझे पता है उन्होंने मुझे कई रातें जगाया है सुना सुना के। हाँ तो हम वही मतलब मुझे लगता है कि विशाल के अंदर एक नयापन होने के अलावा मुझे लगता है एक पुरातन काल की जो मजबूती होती है, जो हमारे ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ है, मुझे लगता है वो लेकर चलते हैं। उनकी गायकी में भी वो ठोसपन इसलिए है क्योंकि वो अपने जड़ों को भूले नहीं हैं, अपने इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि भारतीय फिल्म संगीत की गरिमा क्या है, उस गायकी के जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो क्या है और कितना ज़रूरी होता है उसको लेकर चलना। और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ रहे और मुझे समय दे पाए। तो मुझे ये जो चीज़ें विशाल में इनका पूरा मुझे मेल मिला और मुझे लगता है इसीलिए, देखिए ओरिजिनल के साथ तो हम compete भी नहीं करते, हम तो ये तो जैसे वर्जन्स है जो हम ओरिजिनल को सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं इनके द्वारा। जैसे आपने कहा ना कि लोगों ने कितने वर्जन्स बनाए हैं, आपने वो अंतरा सुना, एक आर्टिस्ट है उनका छोटू सिंह राणा, उन्होंने जो पिता के संदर्भ से एक अंतरा उसका और लिखा और वो इतना वायरल हो गया पिता की तरफ से। तो वो भी मैं कहूँगा लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने गाने को फिर से तो नहीं बनाया, गाना तो वही है, संदेश से आते वो भी तो गाने को नमन ही कर रहे, तभी तो लोग पसंद भी कर रहे। वैसे ही हमारी तरफ से ये जो इंटरप्रिटेशन है ये एक नमन ही है। अनुज जी ने मुझसे कहा कि विशाल में एक मैजिक है। उन्होंने कहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जाते थे हाथ पकड़ के मुझसे कहा हाँ जी, कि ये अगले 10 साल राज करने वाला है, जी, कुछ है इसमें अलग, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। जी। मैं जब